तो स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको बता दें नोट्स पब्लिकेशन की जो श्रृंखला थी सामान्य ज्ञान सिंगल लाइनर की, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले, ये आपको बता दें कि ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और भी आपको इसमें क्या आकर्षण का बिंदु है। देखिए सभी जो है चैप्टर वाइज जो है दिए गए हैं। इसमें विविध मैं पहले ही कंप्लीट करा चुका हूँ, लोक संस्कृति भी कंप्लीट करा चुका हूँ। इस पर ये नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके साथ साथ विश्व का इतिहास तथा भारत का इतिहास करा चुका हूँ। और आज हमारा क्या होने वाला, तो आज बता दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की चर्चा हम करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो बने रहें, आपको इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा होने वाला है। देखिए आपको बता दें एक चीज़ में, इसमें संविधान भी कंप्लीट हो चुका है, तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें और ज़रूर देखें जो है कि ये सेशन कैसा है। और आज आपको देखने बाद पता चल जाएगा सेशन हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो बने रहें हमारे साथ कि इसमें आपको दिखा दें क्या क्या हो चुका है भारतीय अर्थव्यवस्था में। देखिए राष्ट्रीय आय, अर्थव्यवस्था के प्रकार, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ये सब पहले से हो चुके हैं और बहुत बेहतरीन टॉपिक वाइज इसमें जो है देखिए एक एक चीज़ें इसमें टॉपिक वाइज जो एक बॉक्स में अच्छे से किस तरह जो है डिवाइड किए गए हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें। आज हम इसमें बात करें भारत की प्रमुख योजनाओं से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो 1973 से हुई थी। जबकि बात करें जवाहर रोजगार योजना की शुभारंभ किस में हुआ था, तो बताओ 1989 से 90 में हुआ था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कितना 1993 में हुआ था। एक ही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। देखिए जवाहर रोजगार जब कहा जाएगा वो 89 से 90 में, जबकि प्रधानमंत्री रोजगार जब कहा जाएगा 1993 में शुरू हुआ था। वही अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई थी, 2 अक्टूबर सन 2000 में हुई थी। किसकी, अन्नपूर्णा योजना की। और वही अंत्योदय अन्य योजना की शुरुआत कब हुई थी, सन 2000 में हुई थी। और वही संपूर्ण ग्रामीण, देखिए योजनाओं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक आपको आज करना है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई, सन 2001 में। जबकि हरियाली परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो सन 2003 में हुआ था। जबकि स्वजल धारा कार्यक्रम योजना कब, सन 2002 में हुआ था। स्वजल धारा, एक एक चीज़ें आपको इसमें कंसीडर करते हुए करना है, चलना है प्यारे साथियों। वहीं आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, 2 अक्टूबर 2007 में। और वहीं संकल्प योजना का संबंध में एड्स मुक्ति से, जबकि संगम योजना किससे संबंधित है, तो आप बताओ दिव्यांगों की सहायता से संबंधित है संगम योजना। संगम योजना किससे, दिव्यांगों सहायता। जबकि संकल्प योजना आप कहेंगे तो किससे संबंधित है, संकल्प योजना आप बताएंगे एड्स मुक्ति से है। जबकि बात करते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1988 में। किससे संबंधित है, बिजली से संबंधित है। अब बात करते हैं किसान विकास पत्र का पुनः की शुरुआत कब हुआ था, तो बताओ 18 नवंबर को 2014 में हुई थी। जबकि इससे पहले 1988 में शुरू किया गया था, कौन सा, और किसे 2011 में बंद कर दिया गया था किसान विकास पत्र योजना। अब बात करते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है की शुरुआत कब, 2015 में हुई थी। जबकि डिजिटल भारत योजना का है 20 अगस्त 2014 को डिजिटल भारत योजना शुरू किया गया था। वहीं मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब हुआ था, तो 25 दिसंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत क्या हुआ, 15 जुलाई 2015 को हुआ था। अब बात करते हैं इसके सहज योजना जो है 2015 के तहत ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन के लिए सहज योजना की शुरुआत हुआ था। वहीं पर अमृत योजना जो है किससे संबंधित है, मरीजों को सस्ती दर पर जो है दवा उपलब्ध कराने के लिए अमृत योजना की शुरुआत 2015 में जो है मोदी जी ने ही किया था। स्टैंड अप योजना जो है 5 अप्रैल 2016 को SC ST तथा महिला उद्यमियों को उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए किया गया है स्टैंड अप योजना। वहीं स्टार्टअप योजना की बात करेंगे, 16 जनवरी 2016 के नए उद्यमों को विकास तथा सहायता प्रदान करना जो है स्टार्टअप योजना का पार्ट है। उड़ान योजना जो है सन 2016 में, पूरे देश का आम नागरिक इसका स्लोगन था। इसमें हवाई सुविधा को सस्ता किया गया था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री युवा योजना जो है नवंबर 2016 में जो है उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। बने रहें प्यारे साथियों, अभी और भी योजनाएं आपको मिल रही हैं। देखिए डिजिटल गांव योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो आप बताओगे 2016 में डिजिटल गांव योजना की शुरुआत की गई थी। और वहीं पहल योजना का संबंध किससे, सब्सिडी सीधे खाते में हस्तांतरण से है। कब हुआ था, तो आप बताएंगे पहल योजना 2015 में पूरे देश में लागू हुआ था। पहल योजना गैस सब्सिडी को खाते में सीधे भेजने के लिए। जबकि हृदय योजना का शुरुआत जो है विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करने के लिए हृदय योजना की शुरुआत किया गया था।
और उजाला योजना आप बताएंगे 2015 में एलईडी बल्बों को वितरण से संबंधित है उजाला योजना। और वहीं नमामि गंगे योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था गंगा प्रदूषण को कम करने तथा स्वच्छ व निर्मल बनाना था, इसका कॉन्सेप्ट था। प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 का उद्देश्य 2022 तक सभी घरों में जो है सभी को घर को उपलब्ध कराना, ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य था। और वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 1 जुलाई 2015 को हुई, जिसके तहत जेनेरिक दवाएं के दाम बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराना था। ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना आप देखते होंगे बाहर कहीं न कहीं हॉस्पिटल के आसपास या कहीं न कहीं मेडिकल स्टोर के रूप में प्रधानमंत्री जन औषधि इसमें जेनेरिक दवाई मिलती हैं काफ़ी सस्ते दामों पर। कुसुम स्कीम के तहत सौर ऊर्जा पंप लगाकर खेतों की सिंचाई करना, ये कुसुम योजना के तहत है, कुसुम स्कीम के तहत। जबकि बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब 2016 में किया गया था, जिसमें खरीफ की फसल को 2% प्रीमियम जबकि रबी की फसल को 1.5% प्रीमियम पर देना होता था। दोनों का प्रीमियम जरूर याद कर लेना है फसल बीमा योजना का, किसमें रबी का फसल का कितना 1.5% जबकि खरीफ का फसल कितना 2% आपको प्रीमियम के रूप में देना होता। आयुष्मान भारत योजना क्या होता, 25 सितंबर 2018 को रांची से शुरू हुआ था, जिसके तहत जो है 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी, जिसका वहन 60% जो है केंद्र सरकार तथा 40% जो है कि राज्य सरकार वहन करेगी। आयुष्मान भारत योजना, आपने आयुष्मान भारत कार्ड आपके बारे में सुना होगा, यानी कि 5 लाख खर्च होता है तो जो है 3 लाख केंद्र सरकार और 2 लाख राज्य सरकार देगी। अब प्रमुख और योजनाएं जो हैं, वन रैंक वन पेंशन योजना जो है नवंबर 2015 में शुरू किया गया था, जबकि भीम ऐप जो है दिसंबर 2016 में भीम ऐप की शुरुआत की। जो यूपीआई आप देख रहे हो आज क्रांति के तौर पे आप देख रहे हो, ये भीम की ही देन है। वन पेंशन वन कार्ड योजना जो है 1 जून 2020 को, जबकि आत्मनिर्भर भारत योजना कब तो बताओगे 2020 में। फिट इंडिया मूवमेंट किसमें तो बताओ अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरुआत की गई थी। दरवाज़ा बंद अभियान क्या होता है कि देखो लैट्रिन तो सबके घर लेकिन यूज नहीं कर रहे, तो दरवाज़ा बंद योजना शुरू किया गया, तो लोग शौच का प्रयोग करें इसलिए जो है दरवाज़ा बंद योजना लाया गया था। अब ऊपर राज्य की प्रमुख योजनाओं की बात कर लेते हैं। देखिए पंचवटी योजना किस राज्य की है तो बताओ कि हिमाचल प्रदेश की है, जबकि एक परिवार एक नौकरी जो है किस योजना की सिक्किम की है। गोवर्धन योजना जो हरियाणा की है। अमृत मंत्री मुख्यमंत्री आंचल में अमृत योजना किससे उत्तराखंड से है। रायतू बंधु किससे है तो बताओ तेलंगाना से। देखिए रायतू बंधु कई बार आया भी है। नाडू योजना जो है आंध्र प्रदेश से है। सुजलाम सुफलाम योजना किससे झारखंड से है। मीठी क्रांति जो है झारखंड से है। गोधन न्याय योजना किससे छत्तीसगढ़ से है, जबकि रूपश्री योजना किससे बंगाल से है। कृषक बंधु योजना बंगाल से है। बलराम योजना किससे उड़ीसा से है। तो प्यारे साथियों बने रहें। अब देखिए इसमें मनरेगा के बारे में बात करते हैं। मनरेगा बहुत फेमस योजना है। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक्ट है। मनरेगा की स्थापना 2 फरवरी 2016 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से हुई थी, जिसका 2 अक्टूबर 2009 में मनरेगा नाम पड़ा। पहले इसका नाम नरेगा था, बाद में महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया तो इसका नाम मनरेगा हो गया। मनरेगा को पहले चरण में 200 जिलों में लागू किया गया था और उसके बाद 2008 में पूरे देश में इसको लागू किया। सबसे पहले 200 जिले में, और इसकी शुरुआत कहाँ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2006 में की गई थी। ये चीज़ें याद कर लेना प्यार से। तो और 2009 से पूरे देश में इसको लागू कर मनरेगा कर दिया गया था, इसका नाम 2009 से। अब बात करते हैं मनरेगा के तहत इच्छुक व्यक्ति 100 दिन तक गारंटी रोजगार योजना दिया जाएगा। वहीं जनजातीय इलाकों में 150 दिन, यानी कि नॉर्मल जगहों पर 100 दिन और जनजातीय इलाकों पर कितने 150 दिन तक जो है योजना। वहीं पर मनरेगा केंद्र राज्य की वहन क्षमता जितना 90-10 पर के अनुपात में, और वहीं पर आप बता दें तथा 60% कार्य कृषि क्षेत्र से संबंधित होंगे इसमें। अब बात करते हैं मनरेगा मजदूरी जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत सीधे बैंक में जो है खातों में दिया जाएगा। मिहिर सहाय समिति मनरेगा सुधार में सुझाव के लिए बनाई गई है। पैसे तो बने रहे। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना जो है 1999 में। अब बात करते हैं SGSY योजना गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना की शुरुआत जो है 1 अप्रैल 1999 में हुई थी। वहीं पर ट्राइसेम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम 10 लाख कुओं की योजना है, जिसमें 10 लाख कुओं और उसके बाद इसका विलय इसी में कर दिया गया था।
इसी में विलय हो गए। अब बात करते हैं SGSY में। इस योजना के तहत धनराशि केंद्र कितना 75%, 25% राज्य देता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना का पुनर्गठन कर दिया गया 2011 में। इसका नाम क्या कर दिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया था। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने श्रम कार्ड सुना होगा। इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 में किया गया गुजरात के गांधीनगर से। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक व मजदूर की आय 15,000 मासिक से कम है, उनके लिए यह पेंशन स्कीम लाई गई थी। 18 से 40 वर्ष की आयु कामगारों के लिए यह योजना है। 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने पेंशन के रूप में से 3,000 रुपये मिलेगा। अब बात, इस योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये तक की रकम जो है हर महीने जमा करनी होगी और 60 साल के बाद कितना रुपये मिलेंगे, 3,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अब वहीं पर बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात कर देते हैं। इसकी शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 के बजट में किया गया था। इस योजना के तहत 6,000 रुपये सीधे बैंक में 2,000 करके तीन किस्तों में दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इस योजना का लाभ ऐसे किसानों को मिलता है जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है, 2 हेक्टेयर से कम होते हैं, उन्हीं किसानों को दिया जाता है। अब बात करते हैं प्यारे साथियों, भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालन। भारत में खाद्यान्न उत्पादन 1952 में कुल 52 मिलियन टन था, जो 2018 से 19 में 285 मिलियन टन। देखो, जब भारत आज़ाद हो तो मात्र 52 टन था, आज कितना है, 285 मिलियन टन है। बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गया, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ी। अब वह बात करते हैं राष्ट्रीय आय। कृषि की योगदान जो है 1950 में 55% था, जो कि घटकर 13.9% आ गया है। 28 जुलाई 2000 में नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में पारित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब 2013 में पारित हुआ। जबकि बात करते हैं एगमार्क एक्ट जो है 1937 में लागू हुआ, जो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित है, जिसमें कार्यालय कहाँ पर है, एगमार्क का तो बताओ नागपुर में है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है, तो जयपुर में स्थित है। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में पूसा बिहार में हुई। वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर, भारतीय कृषि अनुसंधान का, आप बताओगे। सबसे पहले पूसा बिहार में था, अब कहाँ पर, तो आप बताओगे नई दिल्ली में है कृषि अनुसंधान संस्थान का। भारत में प्रथम अंतरिम कृषि खाद्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 1946 से 48। जबकि प्रथम लोकसभा के भारत में कृषि मंत्री कौन थे, पंजाब के राव देशमुख थे 1952 से 62 में। लोकसभा में भारत के कृषि मंत्री, तो आप बताओगे लोकसभा से बने तो 1952 से 62 में। जबकि प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में MS स्वामीनाथन को प्राप्त हुआ था। अब भारतीय फसलों के बारे में बात कर लेते हैं। 3 तरह के, रबी, खरीफ और जायद, 3 तरह की फसलें होती हैं। वहीं पर रबी फसलें की बुआई जो है अक्टूबर में बोई जाती है, अप्रैल में काट ली जाती है, मार्च अप्रैल में। और रबी के मुख्य फसलें गेहूँ, जौ, सरसों, मटर, चना और मसूर, ये सब क्या होती हैं, रबी फसलें होती हैं। आपको ये जो है दीपावली में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट, यानी कि दीपावली में बोई जाती है, होली में काट ली जाती हैं, ऐसे याद करना है रबी। और खरीफ फसलें की बुआई जुलाई में जो है तथा कटाई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। खरीफ का मुख्य फसलें चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, जूट, ये सब क्या है खरीफ के। और जायद मतलब ज़्यादा पानी, जिसमें ज़्यादा पानी होती है, जैसे खीरा, ककड़ी, सूरजमुखी, करेला, ये सब जो है जायद की फसलें होती है। फसलों का वर्गीकरण हम जान लेते हैं। उड़द और मूंगफली फसलें जो है भूमि क्षरण से बचाती हैं। उड़द होता है और ये सब क्या भूमि क्षरण, जमीन को पकड़ रखती हैं, जमीन मिट्टी को बहने नहीं देती हैं। अब बात करते हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि फसलों को नकदी फसल, यानी कि जिनको बेच के तुरंत रुपये प्राप्त किया जाता है। कपास यानी जिनको देखिए, इनका उपभोग ज़्यादा नहीं कर सकते, या तो खुद उगाओगे तो गन्ना कितना खा लोगे, गन्ना की चीनी, कपास कितना आप रजाई गद्दा बना लोगे। तो नकदी फसल जिनसे तुरंत कैश पाए, यानी कैश क्रॉप भी इसे कहा जाता है। मूंग, प्याज, मूली इमरजेंसी फसल भी कहा जाता है। मूंग, प्याज, मूली ये कम समय में तैयार होने वाली फसलों को इमरजेंसी फसल भी कहा जाता है, इनको कहा जाता है। गन्ना, आलू, जेट्रोफा, मक्का फसलों का प्रयोग जो है तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्राप्त किया जाता है। तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसका,
गन्ना, आलू, जट्रोफा, मक्का का प्रयोग किया जाता है। जबकि 2D 4D का संबंध जो है खरपतवार नाशी से है। मलेरिया रोकथाम के लिए कुनैन जो है जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। जबकि दालचीनी पौधे जो है पौधे की छाल से देखिए दालचीनी वाला कई बार पूछा गया दालचीनी किससे सिनकोना के छाल से प्राप्त हो। जबकि कहा जाए मलेरिया की दवा जो है कुनैन जो सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं मशरूम एक प्रकार का फंगी है या फंजाई है और गुलाबी कीट क्या है, एक प्रकार कपास से संबंधित है। जबकि बात करें सबसे पुराना फल खजूर है। जबकि फलों का राजा किसे आम कहा जाता है, रानी किसे लीची को कहा जाता है। एक एक चीज़ें आपको याद कर लेना प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। इसमें और भी चीज़ें मिल रही। हरित क्रांति का जनक किसे नॉर्मल बोरलॉग को कहा जाता है। जबकि हरित क्रांति शब्द जो है डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था 1958 में। ठीक है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया, विलियम गॉड ने। कब दिया, 1958 में। जबकि बात करते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर, कुछ मात्रा में धान पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। गेहूं में ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए गेहूं में कौन सा, गा से गेहूं, गा से ग्लूटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये चीज़ें याद कर लेना है। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 1966 से 67 में हुआ। जबकि श्वेत क्रांति की शुरुआत की 1964 से 65 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुआ। बने रहे प्यारे साथियों। श्वेत क्रांति का जनक किसे, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड चलाया, वही दुग्ध उत्पादन से संबंधित। ऑपरेशन फ्लड आप क्या बताएंगे, दुग्ध उत्पादन से। वही फलों का अध्ययन को बोमोलॉजी, जबकि फूलों का अध्ययन को एंथ्रोलॉजी। देखिए एक ही चीज़ें आपको इसमें कंसिडर जो आ ना रहा उसमें स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी हो। मधुमक्खी जो है एपीकल्चर, जबकि मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। बागवानी फसलों का अध्ययन क्या, हॉर्टिकल्चर। जबकि केचुआ पालन को बोलते हैं वर्मीकल्चर। फलों के बीजों का निर्माण किससे, बीजांड से होता है। जबकि सेब, नाशपाती, कटहल जो है एक प्रकार का आभासी या फाल्स फूड कहे जाते हैं इनको। मसालों का राजा किसे, काली मिर्च को। जबकि कहते हैं मसालों की रानी किसे, इलायची। राजा किसे कहेंगे, काली मिर्च को, और रानी कौन है, इलायची। मसालों का राजा, इसमें राजा रानी वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, कई बार पूछे गए। फूलों का राजा किसे, गुलाब को। जबकि रानी किसे, गुलदाउदी को कहा जाता है। देखिए राजा कौन, गुलाब, और रानी कौन, गुलदाउदी। पोटास उर्वरकों के लिए सब भारत में आयात पर निर्भर है, यानी कि भारत में पोटास का ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। कृषि की विभिन्न क्रांतियों के बारे में बात कर लेते हैं। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन में वृद्धि से है। भारत में 9 तिलहन फसलों का उत्पादन होता है। कितने, 9 तरह के तिलहन फसल उत्पादित किए जाते हैं। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन की वृद्धि से है। जबकि आलू में पुर्तगाल से, आलू कहाँ से, पुर्तगाल। जबकि कुफरी चंद्रमुखियों को, कुफरी स्वर्ण आलू जो है, ये आलू की किस्में देखिए कौन सी हैं, कुफरी हैं, चंद्रमुखी हैं, फिर कुफरी स्वर्ण, ये सब आलू की प्रजातियां हैं। अब बात करें नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य पालन से। जबकि सर्वाधिक मछली उत्पादक जो है देश चीन है। जबकि दूसरे नंबर पर कौन सा, भारत है। गुलाबी क्रांति जो है या पिंक का संबंध किससे, झींगा, पिंक क्रांति का संबंध किससे है, तो बताओगे, झींगा मछली से है और प्याज के उत्पादन से। कृष्ण या ब्लैक क्रांति का संबंध पेट्रोलियम या बायोडीजल से संबंधित है, आत्मनिर्भर बनाने से है। ग्रे या धूसर क्रांति का संबंध क्या है, उर्वरक से, ग्रे कहते हैं धूसर। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन। जबकि अमृत क्रांति का संबंध क्या है, नदी जोड़ो परियोजना से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, बागवानी उत्पादन से है। जबकि बादामी क्रांति जो है का संबंध मसाला उत्पादन से है। लाल क्रांति किसका, टमाटर और मांस के उत्पादन से लाल क्रांति है। बने रहे प्यारे साथियों। अब भारत की कृषि संबंधित और विविध जान लेते हैं। 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोत को क्या है, सीमांत जोत कहा जाता है। 1 से कम हो तो सीमांत, जबकि 1 से 2 हेक्टेयर जोत को क्या बोलते हैं, लघु जोत कहा जाता है। जबकि 4 से 10 हेक्टेयर जोत को मध्यम जोत कहा जाता है। ठीक है, तीनों याद कर लीजिए। पहला 1 हेक्टेयर से कम से सीमांत को, जबकि 1 से 2 को कहते हैं लघु जोत, 10 से 10 हेक्टेयर वाले जोत को मध्यम जोत कहा जाता है। सर्वप्रथम कृषि संगणना जो 1970 से 71 में कराई गई। वही भारतीय बीज अधिनियम 1966 में पारित किया गया था। जबकि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई। तो सबकी चीज़ों को याद करते चलना है प्यारे साथियों। वहीं किसी वस्तुओं की मांग लोचहीन या निरपेक्ष मांग होती है। किसी वस्तु की मांग क्या होती है, लोचहीन होती है या निरपेक्ष मांग होती है। मिश्रित खेती के अंतर जो है, पशु कहते हैं खेती के साथ पशुपालन भी किया जाता है, इसी को मिश्रित खेती कहा जाता है। नहीं कि
वहीं रैंचिंग खेती क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति विभिन्न पशुओं को चराया जाए, प्राकृतिक वनस्पति के तहत जो विभिन्न पशुओं को भी चराया जाए, इसी को बोलते हैं रैंचिंग खेती। अब बात करते हैं नेफेड। नेफेड इसमें नेफेड लिखा, नेफेड होना चाहिए। कृषि उपजों के विपणन के लिए राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, जिसकी स्थापना 1984 में हुआ था। ट्राइफेड क्या है? एक भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन परिसंघ है, जिसकी स्थापना 1987 को हुई थी। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1985 में कृषि मूल्य के रूप में हुई थी, जिनका 1985 में CACP नाम रखा गया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति वर्ष में 2 बार जो है किया जाता है। किसके? कृषि लागत तथा मूल्य आयोग करता है। सर्वप्रथम जो है इसकी संस्तुति 1966-67 में किया था। वर्तमान में 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन। MSP कितने फसलों पर है? 23 फसलों पर MSP है। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं, या KVC योजना जो है 1988 से 99 में शुरू हुआ था, 98 से 99। किसानों को दीर्घकालिक ऋण की बात की गई थी, किसमें? किसान क्रेडिट कार्ड में। और वहीं पर ग्रामीण आधारित संरचनात्मक विकास निधि यानी RIDF की स्थापना जो है 1995 में नाबार्ड के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में ऋण को उपलब्ध कराना था। भूमि विकास बैंक भारत में सर्वप्रथम जो है 1929 को मद्रास में खोला गया था, जो कृषक के दीर्घकालिक ऋण की सुविधा को प्रदान करता है। किसान कॉल सेंटर योजना जो है 21 जनवरी 2004 में शुरुआत किया गया था, जिसमें किसान को 1551 नंबर पर डायल करके कृषि विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर, इसमें नंबर आता है किसान कॉल सेंटर तो 1551 है। राष्ट्रीय किसान आयोग जो है 2004 में स्थापित हुआ, जिसके पहले जो है अध्यक्ष जो कौन हुए? MS स्वामीनाथन। किसान आयोग के पहले अध्यक्ष कौन हुए? MS स्वामीनाथन। ये याद करना है, पहले वाला कॉन्सेप्ट जरूर याद। राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 में अपनाई गई थी। विश्व व्यापार संगठन में कृषि के तहत दी जाने वाली विभिन्न छूटों को अंबर बॉक्स या ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स कहा जाता है। देखिए, अंबर बॉक्स, ब्लू बॉक्स या ग्रीन बॉक्स कहा गया। विश्व व्यापार की कृषि के तहत जो दी जाने वाली विभिन्न छूट थे, उनको क्या कहा गया? तीनों नाम याद कर लेना है प्यारे साथियों। अब विभिन्न क्रांतियों के बारे में जान लेते हैं कि पीली का क्रांति का संबंध देखिए सब देख चुके हैं। हाँ, ये तो देख चुके हैं हम सब। कृषि संबंधित बोर्ड को देख लेते हैं। अब बात करते हैं चाय अधिनियम 1953 के तहत चाय बोर्ड की स्थापना किया, जिसका मुख्यालय चाय बोर्ड का कहाँ है? कोलकाता में है। जबकि मसाला अधिनियम 1986 में स्थापित हुआ, मसाला बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय मसाला बोर्ड का कहाँ? तो आप बताओगे कोच्चि में है। वहीं पर बात करते हैं कॉफ़ी अधिनियम 1942 में के तहत जो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ? तो काफ़ी का से कर्नाटक हो जाएगा। कॉफ़ी बोर्ड 42 में हुआ, कहाँ मुख्यालय? तो कर्नाटक में। और मसाला बोर्ड का कोच्चि में। और रबड़ का बोर्ड की स्थापना जो है 1947 में रबड़ बोर्ड की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कोट्टम में है। रबड़ बोर्ड का कहाँ है? कोट्टम में। तंबाकू अधिनियम 1975 के तहत जो है तंबाकू बोर्ड की स्थापना कहाँ? तो आप बताओ मुख्यालय क्या है? गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 75 में स्थापित हुआ। कृषि संबंधित विभिन्न आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत सबसे प्रमुख खाद्यान्न क्या है? चावल यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है, लेकिन दूसरे नंबर पर। और वही दूसरे नंबर पर खाद्यान्न कौन सा? गेहूँ। लेकिन कहा जाए सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? उत्तर प्रदेश में क्या है? तो गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। चावल का पश्चिम बंगाल में। भारत में खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब, फिर मध्य प्रदेश। कोई भी खाद्यान्न में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। आप बताओगे, यहाँ पर समतल भूमियाँ हैं। चावल में सर्वाधिक उत्पादन क्या? पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर कौन सा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वहीं गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। पहले नंबर पर गेहूं कहाँ? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर पंजाब। वहीं चावल में आप बताएंगे कौन सा? तो चावल पे पश्चिम बंगाल है। चावल गेहूं के प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन, देखिए प्रति हेक्टेयर में कहा जाएगा चावल गेहूं में, तो आप बताओगे पंजाब। प्रति हेक्टेयर पंजाब। और वहीं पर पंजाब भारत का पंजाब को भारत का क्या कहते हैं? अन्न भंडार कहा जाता है। लेकिन जब चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो आप बताओगे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल में। गन्ना सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर होता है। चीनी का कटोरा किसे कहता है? क्यूबा को कहा जाता है, जबकि भारत में उत्तर प्रदेश को कहा जाता है चीनी का कटोरा। अब बात करते हैं मूंगफली के बारे में। मूंगफली, कपास तथा नमक का उत्पादन कहाँ? गुजरात में होता है। सर्वाधिक तिलहन का उत्पादन आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। सरसों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर? तो राजस्थान में होता है। सर्वाधिक दालें जैसे सोयाबीन, चना, इन सब का उत्पादन कहाँ? मध्य प्रदेश में। जबकि मक्का का सर्वाधिक कहाँ? तो मक्का सर्वाधिक क्या होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। सर्वाधिक सिंचित फसलें क्या होती है? सबसे ज़्यादा पानी से कौन लेती हैं?
सिंचित फसलें गन्ना, गेहूँ और चावल है सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक चिन्हित फसलें कह सकते हो। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। वहीं आप बात करें प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित कौन सा, पंजाब है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा तो आप बताओगे उत्तर प्रदेश, लेकिन पंजाब क्या हो जाएगा आप बताओ प्रतिशत की दृष्टि से। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि जो है पंजाब तथा दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर पंजाब, दूसरे नंबर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। एक एक इसमें डेटा याद कर लेना है। केसर उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर का जो करेवा क्षेत्र में केसर होता है, और केसर एकमात्र वहीं होता ही है जम्मू कश्मीर में ही। सर्वाधिक काली मिर्च इलायची उत्पादन जो है केरल में, जबकि सर्वाधिक मसाला का उत्पादन गुजरात में। सब्जियों की जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, तो बंगाल में होता है। आलू का सर्वाधिक उत्पादन आप बताएं उत्तर प्रदेश में। प्याज का कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। टमाटर का कहाँ है तो आंध्र प्रदेश, सबसे अधिक टमाटर कहाँ होता है तो आंध्र प्रदेश में। लहसुन कहाँ पर सबसे अधिक कहाँ तो आप बताओ मध्य प्रदेश का में जो है लहसुन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कहते हैं कि सबसे ज़्यादा फूल कौन सा, तो गेंदे के फूल जो है पूरे भारत में सबसे अधिक उत्पादित होता है, जबकि सबसे अधिक पुष्प उत्पादक राज्य होता है उनमें कर्नाटक में सबसे अधिक पुष्प का उत्पादन होता है। बने रहें प्यारे साथियों, अब इसमें आप देखने वाले हैं और भी क्वेश्चन को। अब भारत में सर्वाधिक फल उत्पादक राज्य कौन सा, तो आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। सबसे अधिक फल कहाँ पर होता है तो आंध्र प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर तमिलनाडु में। आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, जबकि केले का सर्वाधिक उत्पादन केला कहाँ पर, तो तमिलनाडु में होता है। अंगूर, काजू, अनार सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, महाराष्ट्र में, जबकि बादाम तथा अखरोट कहाँ, जम्मू कश्मीर। जो लोग माता जी का दर्शन करने गए होंगे उनको पता होगा अखरोट ज़्यादा बिकता है। नारियल का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ, कर्नाटक, जबकि लीची का कहाँ होता है, बिहार में सर्वाधिक होता है। बांस का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, असम जो है बांस का सबसे अधिक उत्पादक है। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादक क्या है, केरल है, जबकि चाय का क्या है तो बताओ असम है। कॉफ़ी का कर्नाटक है, जबकि कटहल का क्या है, केरल। कटहल का केरल, कॉफ़ी का कर्नाटक। कपास में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, गुजरात तथा महाराष्ट्र में। देखिए वीडियो एक बार में आपको फायदेमंद, 2 से 3 बार आप देखो, क्योंकि ये सब टिपिकल याद करने थोड़ा टफ होते हैं। 2 से 3 बार आप वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं मन में बैठ जाएगा, कहते अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। जब पेपर आएगा तुरंत गोला सही भरोगे। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर, आप बताओ आंध्र प्रदेश में तंबाकू सबसे अधिक हो। तंबाकू में मिसाइला पदार्थ कौन सा, निकोटीन, जबकि चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन। तीनों को आपको याद कर लेना है। फलों का मीठा होने के कारण क्या होता है, फल किसके कारण तो फ्रक्टोज के कारण। वहीं दलहनों का राजा किसे, चना, और वहीं रानी किसे कहते हैं, मटर। ये आप गोला जरूर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। दलहनों का राजा किसे, चना को, दलहनों की रानी किसे, मटर को। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी कौन सी, जमुना पारी, जबकि मुर्रा भैंस क्या है सबसे सर्वाधिक दूध देने वाली भैंसों में। और वहीं पर बात करते हैं सबसे गाय की नस्ल कौन सी, तो कांकरेज गाय सबसे अधिक है। सारंग मूंगा मधुमक्खी की नस्ल है। और उनमें सुअर के मांस में पोर्क, और वहीं मकरी मांस को मटन, जबकि हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है। सुअर के मांस को क्या कहते हैं, पोर्क कहते हैं, और वहीं बकरी के मांस को मटन कहते हैं, और वहीं कहते हैं हिरण के मांस को बेनिसन कहा जाता है, गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। सब में अंतर, किसके मांस को क्या कहते हैं, पोर्क किसे, सुअर को, बकरी के मटन को कहते हैं, और चिकन कहते हैं मुर्गे के, और वहीं बेनिसन किसे कहते हैं तो आप बताओ, हिरण के। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। एक एक चीज़ें देखिए। अब द्वितीय क्षेत्र यानी उद्योग क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। भारत में प्रथम बार औद्योगिक नीति की घोषणा जो है 6 अप्रैल 1948 में हुई थी। वही दूसरी औद्योगिक नीति जो है 30 अप्रैल जो है 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति लाई गई थी। अब बात करते हैं, इससे भारत का सर्वाधिक आर्थिक संविधान व औद्योगिक नीति की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे, आर्थिक संविधान या औद्योगिक नीति की मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, दूसरी औद्योगिक नीति जो 1956 को। और वहीं पर पीवी नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1951 को औद्योगिक क्षेत्र के उदारीकरण पर की नीति अपनाई जानी। किसने, पीवी नरसिम्हा राव थे। 1951 में औद्योगिक नीति के तहत जो लाइसेंस व्यवस्था को लगभग समाप्त कर दिया गया। इसमें 18 मदों पर ही केवल लाइसेंस लगाया जाए। पहले हर चीज़ पे लाइसेंस लगता था, उसके बाद 18 मद पर ही केवल लाइसेंस की व्यवस्था की गई। नई राष्ट्रीय, लेकिन अब केवल 5 क्षेत्र पर ही लाइसेंस रह गया है। कितने, पहले 18 था, अब 5 ही क्षेत्रों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2012 में जारी की गई थी, जबकि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2011 में जारी हुई। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति जो है 4 नवंबर 2011 को अपनाई गई, अधिसूचित किया गया था।
आधुनिक सूचना क्रांति का जनक किसे आर्थर सी क्लार्क को माना जाता है, जबकि गोल्डन हैंडशेक जो है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, गोल्डन हैंडशेक योजना। अब बात करते हैं देश के बड़े उद्योगों के बारे में। कोर सेक्टर या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है IIP के तहत जो है आने वाले भारत के 8 उद्योग कौन कौन से हैं। कोर सेक्टर जिसे बोलते हैं कोयला, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट, विद्युत, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रा रिफाइनिंग। IIP के आंकड़े जो है CEO जारी करता है, यानी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है IIP, तो बताओगे CSO। आप बात कर चले नेक्स्ट का बात करते हैं कोर सेक्टर उद्योग में विद्युत उत्पादन को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर उद्योगों को जो है सनराइज की उपमा दी गई। किसे सनराइज की उपमा दी गई है? दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर की को जो है सनराइज की। वही टीवी, मशीन, कार, फोन आदि जो है उद्योगों को व्हाइट उद्योग कहा गया है। किसे देखें, टीवी, मशीन, कार, फोन उद्योग को क्या कहा गया? ये सब व्हाइट उद्योग कहेंगे हैं, जो प्रदर्शन हेतु खरीदी जाती हैं, जो देखने के लिए खरीदी जाती हैं। टीवी, मशीन, कार, फोन ये सब जो है प्रदर्शन के लिए खरीदी जाती हैं। वहीं पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त की जाती है, जबकि अंगोरा ऊन जो है खरगोश से प्राप्त की जाती है। देश का पहला एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर? आप बताओ कि जम्मू कश्मीर JK नगर जो है 1937 में स्थापित किया गया था। प्रथम ऊन कारखाना कानपुर में। अब वहीं पर भदोही, मिर्ज़ापुर और गोपीगंज का संबंध जो है कालीन निर्माण के लिए। वैसे भदोही ज़्यादा फेमस है, ये दोनों दूसरे नंबर तीसरे पाते हैं। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र है, जिसकी स्थापना 1981 में हुई थी। कागज़ का पहला कारखाना 1832 में बंगाल के श्रीरामपुर में। कागज़ का सर्वाधिक कारखाने कहाँ? तो बताओ महाराष्ट्र में है। कागज़ के कच्चे माल की आपूर्ति जो है सर्वाधिक योगदान किसका होता है? बांस का होता है। सीमेंट का आविष्कार कहाँ पर? 1824 में इंग्लैंड के पोर्टलैंड में हुआ था, जबकि भारत में सीमेंट का प्रथम संयंत्र जो 1904 में चेन्नई में स्थापित हुआ सीमेंट का। अब बात करते भारत में सर्वप्रथम उद्योग कौन कौन से? देखो, सूती उद्योग की स्थापना कहाँ पर? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में पहला। वहीं कागज 1832 में श्रीरामपुर बंगाल में। चीनी उद्योग सबसे पहले बेतिया बिहार में स्थापित किया गया था। और वहीं पर जूट उद्योग क्या रिसरा जो है बंगाल में। अब देखिए जूट उद्योग रिसरा भी। लोहा उद्योग, लोह उत्पाद उद्योग कुल्टी बंगाल में। सर्वप्रथम ही बात हो रही है। ऊनी वस्त्र क्या होता है? कानपुर और लाल इमली। सीमेंट कहाँ पर? मद्रास में। जबकि एल्युमिनियम कहाँ पर? JK नगर। आपको याद करना है। देखिए इसमें लौह उद्योग व इस्पात उद्योग देखने वाले। भारत में लौह इस्पात उद्योग का प्रारंभ 1870 ईस्वी में बंगाल की कुल्टी में हुआ था। बंगाल में आयरन वर्क कंपनी इसका निर्माण किया था। 1907 में जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो है, या इसी को टिस्को की स्थापना कब हुआ? तो जमशेदपुर में हुआ, 1907 में हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र की पहली इकाई जो है के रूप में 1923 में विश्व सरमैया आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना भद्रावती में हुआ था। अब वहीं पर बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र लगाए गए, जबकि रूस के सहयोग से 1964 में जो है बोकारो को। देखिए भिलाई भी रूस के सहयोग, तो राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहयोग से। फिर से देखिए भिलाई जो है रूस के, राउरकेला किसके साथ? तो आप जर्मनी के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। अब बोकारो भी किसके सहयोग से? तो आप बताओगे बोकारो भी जो है रूस के सहयोग से। वहीं पर बात करते हैं कि स्टील अथॉरिटी 1974 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया या सेल की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहाँ? दिल्ली रखा गया। बात करते हैं नेक्स्ट प्यारे साथियों, भारत में वस्त्र उद्योग के बारे में बात करते हैं। कृषि आधारित जो है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीन उद्योग भी कपड़ा उद्योग ही है। पहला सूती वस्त्र जो 1818 ईस्वी में कोलकाता में जो है फोर्ट ग्लास्टर में लगा था, जबकि दूसरी सूती वस्त्र जो है मिल मुंबई के 1854 ईस्वी में CN ढेबर ने स्थापित किया था। वहीं पर महाराष्ट्र में सूती वस्त्र जो है कि 122, जबकि गुजरात में 120 कारखाने जो हैं अभी भी। भारत में कितने? 122, तो गुजरात में 120 कारखाने। मुंबई जो है बृहत सूती वस्त्रों का केंद्र होने के कारण उससे भारत का जो है
कॉटनोपोलिस कहा जाता है। मुंबई को भारत का कॉटनोपोलिस कहा जाता है। किसे? मुंबई को। सूती वस्त्र के कारण दक्षिण भारत को जो है मैनचेस्टर, सूती वस्त्रों के दक्षिण भारत को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। कोयम्बटूर का यहाँ तक सूती वस्त्र का उद्योग ज़्यादा फला फूला है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे? अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात को। अब रेशमी वस्त्र उद्योग के बारे में बात जान लेते हैं। विश्व का सबसे सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ पर? चीन में। जबकि दूसरा उत्पादक कौन सा? भारत है। भारत का 5 जो रेशम उत्पादन वाली मलबरी रेशम, मूंगा रेशम, इरी रेशम, ओकटसर रेशम या ट्रॉपिकटर्स रेशम, 4 रेशम हैं। आपको बता दें, मूंगबरी, मूंगा, इरी और ओकटसर या इसे बोलते हैं। ट्रॉपिकटर्स 5 तरह के पाए जाते हैं रेशम। सर्वाधिक मलबरी जो है रेशम का उत्पादन भारत में होता है, जबकि सबसे कम क्या होता है? मूंगा रेशम असम में होता है। वहीं पर रेशम का सर्वाधिक उत्पादन जो है आप बताएंगे कर्नाटक में, जबकि जम्मू कश्मीर में रेशम कीट पालन के लिए जो सर्वोत्तम जलवायु पाई जाती है। अब उद्योग संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान देख लेते हैं। उद्योगों से संबंधित महारत्न कंपनियां जो है 2009 में भारत ने जो है महारत्न कंपनी की शुरुआत किया था। इसके तहत प्रत्येक महारत्न कंपनी को 5,000 करोड़ तक का निवेश प्रस्ताव पर केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यानी 5,000 करोड़ तक ये कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकती, सरकार से अनुमति नहीं लेना है इसमें। क्योंकि वर्तमान में 10 कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है। पहला ONGC 56 में, NTPC कोल इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड, ऑयल कॉरपोरेशन, यही HPCL पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड, BPCL, ये सब क्या है? महारत्न कंपनियों में आती हैं। 10 का नाम। वहीं नवरत्न में 22 जुलाई 1997 को किया गया। 1,000 करोड़ तक का ये सब जो है स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। इस समय इनकी संख्या कितनी है? नवरत्न संख्या 14 है। मिनी रत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 73 है। इसका कॉन्सेप्ट भी जो है 1973 में लाया गया था। अब बात करते हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से बेंगलोर में 1963 में किया गया था। वहीं भारतीय स्पर्धा आयोग यानी CCI की स्थापना 2003 में, प्रतिस्पर्धा नियम 2002 में, संशोधन 2007 के तहत किया गया था। यम कैप का अर्थ होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, जिसका तात्पर्य जो है कंपनी को सभी शेयरों को बाजार मूल्य से होता है। प्यारे साथियों, बने रहें। जुलाई 2015 में राष्ट्रीय निवेश अवसंरचना कोष जो है की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत जो है 40 करोड़ रुपए की थी। सिडबी जो है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जिसका मुख्यालय कहाँ पर? लखनऊ में। कब हुआ? 2 अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी IFCI की स्थापना जुलाई 1948 में हुई। वहीं पर भारतीय औद्योगिक शाख निवेश निगम लिमिटेड जो है ICICI की स्थापना 1955 में हुई, जो निजी क्षेत्र के उद्यमों की स्थापना में मदद करता है। वहीं भारतीय औद्योगिक विकास IDBI की स्थापना 1964 में हुआ। अब सूक्ष्म लघु और मझोले 2006 के अनुसार बात कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितने बेहतरीन है। विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग के लिए निवेश की सीमा 25 लाख रुपए, जबकि सेवा क्षेत्र में यह सीमा कितना है? 10 लाख रुपए है। विनिर्माण क्षेत्र में लघु उद्योग के लिए जो है सीमा 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक है, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए जो है यह 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक है। जबकि बात करें विनिर्माण क्षेत्र में मझोले उद्योगों के लिए जो 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, जबकि सेवा क्षेत्र के 2 से 5 करोड़ रुपए तक की सीमाएं हैं। ये लगा सकते हैं इतना। अब सूक्ष्म लघु और मझोले उद्योगों के बारे में जान लेते हैं। कुटीर लघु और मध्यम उद्यम के अधिनियम 2006 में अनुसूचित किया गया था, जिसकी नई परिभाषा 7 अप्रैल 2018 से लागू हुआ। वहीं पर आबिद हुसैन समिति का संबंध जो है लघु उद्योग क्षेत्र से है। आबिद हुसैन का संबंध MSME उद्योगों को 2 क्षेत्रों में बांटा गया, एक सेवा क्षेत्र, एक विनिर्माण क्षेत्र को MSME क्षेत्र, यानी कि छोटे मझोले उद्योग को MSME कहा जाता है। अब उद्योग संबंधित आंकड़ों के बारे में देख लेते हैं प्यारे साथियों। ठीक। उद्योग संबंधी आंकड़े। भारत में जो है जूट का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है, जबकि बांग्लादेश जो है दूसरा सबसे बड़ा जो है निर्यातक है। कौन सा? जूट का। जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम है। तो भारत में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी? TCS है। जबकि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनी कौन सी? तो RIL है। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ है। वहीं पर बात करते हैं भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार जो है चीन के साथ होता है।
सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सा? तो जामनगर में स्थित है। सर्वाधिक महिलाएं चाय उद्योग में कार्यरत हैं। प्रथम उद्योग वाणिज्य मंत्री कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं सब। अब वहीं पर बात करते हैं, अशोक लैलैंड टर्को के मालिक कौन है? हिंदुजा बंधु हैं। अब तृतीय क्षेत्र के बारे में हम कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखने वाले, इसमें देख ले आप नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो प्यारे साथियों बने रहें, देखिए क्या क्या मिलने वाला है, आप देखते जाइए। भारत में बैंकिंग व्यवस्था देखेंगे, बैंकिंग शब्दावली देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानेंगे, रिजर्व बैंक के कार्य देखेंगे, भारतीय वाणिज्य बैंकों के बारे में जानेंगे, मुद्रा तथा मनी के बारे में जानेंगे। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पूंजी बाजार के बारे में जानेंगे, बीमा क्षेत्र के बारे में एक एक करके हम सब खत्म कर देंगे। और नेक्स्ट एक वीडियो और आएगा, और हमारा जो है इकोनॉमिक कंप्लीट, भारत में कर टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में जानेंगे, प्रत्यक्ष वित्त आयोग, अप्रत्यक्ष आयोग, यानी एक वीडियो में और कंप्लीट करा देंगे। भारत विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, अर्थशास्त्र संबंधित अन्य जानकारियाँ, निर्यात, ये सब चीज़ें और मिलने वाले हैं प्यारे साथियों। तो बने रहें। आज के अयोध्या विवाद इतना ही। जय हिंद, जय भारत।